ठीक है ना। तो आईसीटी के माध्यम से लोग और इन दोनों के बीच में हर तरीके से इनको जोड़ना। तो ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया कब, ये भी 92 में आया, वर्ल्ड बैंक का ही दिया हुआ शब्द है। अब ई गवर्नेंस को थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे होता है। स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस। अब देखो रजिस्टर पे था और एक आदमी आया कि मेरे को पैसा निकालना है, तो वो पूरा रजिस्टर को खोज रहे हैं कि हाँ एक इधर, हाँ इतना रुपये माइनस हुआ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो जब कंप्यूटराइजेशन होगा तो सिस्टम ये होगा कि हमारा जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कीपिंग सुधर जाएगा। क्या है, सरकार एक रेट फिक्स कर रही है, आपको पता चल रहा है, उस रेट पे आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो। ई गवर्नेंस। सेकंड टॉपिक क्या है, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ई गवर्नेंस। ई शासन। चलिए, व्हाट इज ई गवर्नेंस। अब बताओ कि ई शासन क्या होगा। शासन के कार्य को करना, गवर्नेंस तो समझ आ गया। और कुछ सिंपल से इसके लिए क्या बोलते हैं, एक शब्द बोलता हूं, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। शासन में आईसीटी का प्रयोग करना क्या कहलाता है, गुड गवर्नेंस कहलाता है। लिखो फटाफट, यूज ऑफ आईसीटी इन गवर्नेंस। ठीक है ना। अब इस गवर्नेंस में मतलब क्या हो रहा है कि हम गवर्नमेंट और पीपल, ठीक है ना, यहाँ दो चीजें हैं, एक है सरकार और एक तरफ क्या है, लोग। ठीक है, एक तरफ गवर्नमेंट और एक तरफ क्या है, पीपल। एक सरकार एक तरफ और एक तरफ है लोग। तो यहां से क्या दिया जा रहा है, गवर्नमेंट टू पीपल सर्विसेज, सेवाएं, वस्तु, इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब दोनों आपस में जो जुड़ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, ठीक है ना। एक्सेसिबिलिटी, पहुंच, ठीक है, सेवा, वस्तु, ठीक है ना, पहुंच। तो ये जितना भी है ये दोनों के मध्य, इसको बाय मीन ऑफ आईसीटी, ठीक है ना। तो आईसीटी के माध्यम से लोग और इन दोनों के बीच में हर तरीके से इनको जोड़ना, ठीक है ना। चाहे वो सेवा वहाँ तक पहुँचाना है, चाहे वहाँ पर वस्तु पहुँचाना है, चाहे उनका आपस में इंटरेक्शन करना है, चाहे उनकी पहुँच सुनिश्चित करना है, इन दोनों को जब सभी माध्यम को एक रूप में करेंगे तो उसी को क्या बोला जाएगा, ई गवर्नेंस। तो गवर्नेंस तो आपको समझ आ गया था क्या है। उसी गवर्नेंस सिस्टम को जब हम इलेक्ट्रॉनिकली मीन से करेंगे, या बोल सकते हैं हम किस मीन से करेंगे, आईसीटी के माध्यम से करेंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, ई गवर्नेंस। ठीक है ना। इसके लिए अब्दुल कलाम जी ने एक डेफिनेशन दिया है, वो मैं आपको दूंगा, आप उसको लिख लेना, वही डेफिनेशन काम आएगा। अब ई गवर्नेंस को थोड़ा समझते हैं कि ये होता क्या है और किस तरीके से इसकी एवोल्यूशन होती है। ठीक है। तो ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया कब, ये भी 92 में आया, वर्ल्ड बैंक का ही दिया हुआ शब्द है। अब ई गवर्नेंस को थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे होता है। स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ, स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। लिखो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ई गवर्नेंस के विभिन्न चरणों को समझाइए। स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, इसके चरण, ई शासन के चरण। ठीक है। तो मतलब मान लेते हैं कि एक हमारा शासन व्यवस्था है, ठीक है, यहाँ पर लोग, ये क्या है, हमारा गवर्निंग स्ट्रक्चर है। अब इस गवर्निंग स्ट्रक्चर को यहाँ पर स्टेजेस मतलब ये हो रहा है कि ये जो व्यवस्था है अभी हमारे पास, शासन की व्यवस्था, इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में हम बदलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर व्यवस्था को इस तरह से यहाँ पर बनाता हूँ मैं, एक डायग्राम समझना इसको पहले, उसके बाद एक इसको लिखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर क्या आपका गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब उसकी सारी एजेंसी सब कुछ आ गए, और यहाँ पर क्या है, पीपल। ठीक है। अब सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सरकार के किसी एक विभाग को लेकर एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं बैंक को, चलो आपका इसको ले लेते हैं, एजुकेशन को, शिक्षा। समझना इस एग्जांपल को, है ना।
तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको शिक्षा प्रदाय करना है, और शिक्षा कहाँ तक किसको जाएगी, लोग पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट एज अ प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन सर्विस एंड वी द पीपल आर द एक्सेप्टर ऑफ दैट सर्विसेज और द यूजर और द कंज्यूमर ऑफ दैट सर्विसेज, उस सर्विस को हम लेंगे। तो अब यह गवर्नमेंट का ये जो तंत्र है कैसे हम तक इलेक्ट्रॉनिकली मीन से पहुंचेगा, कैसे मिलेगा। तो पहली बात तो क्या होगा कि जो शिक्षा हो रही होगी वो कहीं पर एक जगह पर व्यवस्थित होगा, कोई एक कमरा होगा, कुछ तो बना होगा। तो सबसे पहले क्या किया जाए, उस चीज़ को सबसे पहला स्टेज क्या होगा, लोगों तक अगर इसको पहुंचाना है ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीन से, तो सबसे पहला चीज़ क्या करना होगा हमें, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ठीक है, अधोसंरचना का निर्माण करना होगा, जो कि क्या होगा, एक आईसीटी अधोसंरचना होगा, जिसको ई गवर्नेंस के टर्म पे क्या बोलेंगे, कंप्यूटराइजेशन। तो शिक्षा का जो भी चीज़ है उसको पहले कंप्यूटर के ऊपर डालना पड़ेगा, पहला चीज़ ये करेंगे। तो कंप्यूटरीकरण, ठीक है ना, कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकरण या कंप्यूटरीकृत, ठीक है ना। कंप्यूटराइजेशन मतलब होता है कि जैसे सपोज करो हमने क्या किया, कंप्यूटर के ऊपर सारे के सारे बुक्स को डाल दिए, पीडीएफ डाल दिए, उसके कोर्सेज बना के डाल दिए, लोगों तक पहुंचाना है, तो वो सारा चीज़ ऑनलाइन सिस्टम में हमने उसको डाल दिया। तो एजुकेशन के सभी सिस्टम को हमने कंप्यूटर पे कर दिया। जैसे कि पहले बैंक में होता था, बैंक में क्या होता था, रजिस्टर में लिखा होता था। तो आरबीआई ने एक समय आया और क्या बोला कि जितने भी बैंक के डेटा है उसको कंप्यूटर पे ले जाओ, तो सबने उसको कंप्यूटर पे जोड़ दिया। उस समय इंटरनेट कंप्यूटर पे होता था। अब देखो रजिस्टर पे था और एक आदमी आया कि मेरे को पैसा निकालना है, तो वो पूरा रजिस्टर को खोज रहे हैं कि हाँ एक इधर, हाँ इतना रुपये माइनस हुआ, फिर काटो, फिर नया रजिस्टर में एंट्री करो, हर महीने का रजिस्टर बदल रहा है। दूसरी बात, इधर इधर लगाए, 1 4 5 जीरो था और एक बूंद टपक गई और एक मिट गया। एक टपकती बूंद आपकी दुनिया बदल सकती है। घर में रखे एमसिल, ठीक है ना, ये ऐड देखे थे। तो वैसे ही क्या हो गया, उस रजिस्टर में एक फिगर ही हट गया, अगर वो एक मिट गया तो उसकी ज़िंदगी का पूरा वैल्यूएशन कितना हो गया, 0 हो गया। अब वो जाएगा फिर सरकार के पास कि मैं तो इतना रुपये जमा किया था, केस होगा, फाइलिंग होगी, मर जाएगा। मरने का मुआवजा में उसके बेटे को बोलेंगे ठीक है 1 लाख क्लेम के थे, 1000 ले ले। तो वो सोचो कि वो व्यवस्था कितना टफ था। हमने अब क्या किया, एक सिस्टम बना दिया, कंप्यूटर के ऊपर रख दिया। कंप्यूटर के ऊपर रख दिया तो अब क्या हो रहा है कि जैसे वो गया व्यक्ति तो उसने क्लिक किया, देखा कि अच्छा इतना रुपये, हाँ ये लो निकालो, माइनस की वो वहाँ पर है, एक ही टेबल के ऊपर काम हो रहा है। पहले कितने रजिस्टर थे। तो सरकार में अभी जब पेंशन के लिए जाते हैं, ठीक है ना, सरकार में पेंशन के लिए मैं एक बार गया था, फादर का पेंशन के लिए मैं पहुँचा, ठीक है, तो इतनी फाइल, मेरे को बोलते फाइल देख लो, बोला पेंशन रख लो। उसमें खोजना है और उसमें फिर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी से वो मिलेगा, और उसके बाद और उसमें इतना सारा पूरा ऐसा रूम था। मैं बोला रख लो पेंशन, हाँ उसका हम लोग कभी पेंशन नहीं लिए ना, मेरी मदर को पेंशन, वाला नहीं चाहिए, हम देख लेंगे, पेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जीवन में, ठीक है। तो सिस्टम यही है, क्योंकि वो बहुत पुराने सिस्टम से काम कर रहे थे। अब जो नया सिस्टम है, अब इसमें क्या होगा कि हाँ कंप्यूटर के ऊपर सब डेटा मिल जाएगा। 1970 की डेटा नहीं मिलता कंप्यूटर के ऊपर, ना उन्होंने अपडेट किया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था, तो जब कंप्यूटराइजेशन होगा तो सिस्टम ये होगा कि हमारा जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कीपिंग सुधर जाएगा। कंप्यूटराइजेशन कर देंगे एक बार एजुकेशन सिस्टम को, वहाँ पर सब कुछ होगा, तो क्या होगा कि जो डेटा है उसका परमानेंसी एक तरीके से बनेगा। हाँ, अब पर अगर एक कंप्यूटर में हमने सारी चीज़ डाल दिया, तब भी लोगों को इस कंप्यूटर तक आना पड़ेगा। तो जब आना ही पड़ा तो वो ई गवर्नेंस कहाँ से हुआ, क्योंकि ई गवर्नेंस का पहला ही विशेषता क्या है, रियल टाइम बेस्ड गवर्नेंस। रियल टाइम मतलब जिस समय सेवा मांगी गई है उसी समय सेवा की उपलब्धता कराना। अभी मत लिखो, लिखवा रहा हूँ, हड़बड़ी नहीं ना, बता रहा हूँ ना, उसी समय सेवा की उपलब्धता कराना। इंटरनेट हम क्यों चला रहे हैं, अब 3G से 4G क्यों आना था आपको, 2G से 3G क्यों आना था, डाउनलोड नहीं हो रहा था। अब 5G में है, अब 4G धीरे लगने लगा है ना, अब 6G आएगा तो 5G धीरे लगेगा आपको, ठीक है ना। फिर एक दिन AGOG आ जाएगा, सब बंद कर दोगे नेट वेट, हटाओ इसको, ठीक है ना, ये सबसे हम बर्बाद हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, तो सिस्टम हमको धीरे धीरे क्या करना होगा, ईजी करना होगा। तो पहला तो हमने कंप्यूटराइज कर दिया। चलो कंप्यूटरीकरण करने के बाद सेकंड चरण में क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, कंप्यूटराइजेशन। चलो सेकंड स्टेज क्या होगा, अब बताइए। नहीं, वो तो लिटरेसी सिखाने की बात होगी। मैं बोल रहा हूँ सरकार का जो शिक्षा का कार्यक्रम है उसको मेरे को लोगों तक क्या करना है, पहुंचाना है। तो सेकंड चीज़ क्या होगा, इसका नेटवर्किंग, उसको इंटरनेट से जोड़ा जाए। नेटवर्किंग कर देने से क्या होगा कि वो चीज़ें एक जगह से हर जगह तक पहुंच जाएगी।
पर अगर नेटवर्किंग नहीं करेंगे, केवल कंप्यूटर में रहेगा, तो उस जगह में लोगों को आना पड़ेगा। तो पहले बैंक की शाखाओं में क्या डाल दिया गया, कंप्यूटर डाल दिया गया, तो लोगों को लेकिन फिर भी बैंक जाना पड़ रहा था। अब क्या किया गया, कंप्यूटर लगा दिए, इंटरनेट से जोड़ दिए, ऑनलाइन अकाउंट खोलो, अपने घर में बैठ के देखो। समझ आ रहा है? तो सेकेंडरी यहां पर क्या होना चाहिए, नेटवर्किंग। समझ पा रहे हैं? ठीक है, कंप्यूटर लगाया, कंप्यूटर के बाद उसको क्या किया गया, नेटवर्क से जोड़ दिया। नेटवर्क ने क्या किया, इसका रीच को बढ़ा दिया। रीच मतलब इसकी पहुंच को और बहुत दूर दूर तक कर दिया। ठीक है ना, कि वो जो एक जगह से लेकर कई डिस्टेंस दूरी तक वो जा सकता है। तो सेकंड क्या था इसमें, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बाद थर्ड थिंग क्या किया गया, ठीक है ना, कंप्यूटराइजेशन का एक्चुअल में जो डिजिटल मार्केट में, सॉरी डिजिटल ऐसे सिंपल सा बात ये है कि सिर्फ सिस्टम लगा दो। और यहाँ पर जब स्टेजेस के हिसाब से देखोगे तो उसको थर्ड स्टेज, मैंने मतलब फर्स्ट स्टेज में इसे चीज़ समझा दिया है। थर्ड स्टेज क्या बोलता है, ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है। तो तीसरा क्या है आपका, ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब कि जो सेवा है वो ऑनलाइन उपलब्ध है। आपको बैंक में अकाउंट खोलना है, आप वहाँ पर जाएंगे और उसकी सेवाएं आप ऑनलाइन उसको देख सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन के मतलब आपके डेटा को वहाँ डालेगा। ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब जो भी वस्तु या सेवा वो देना चाहता है वो ऑनलाइन उपलब्ध है, आप ऑनलाइन वहीं पर अप्लाई कर दीजिए और वहीं से आपको सेवा और वस्तु मिल जाएगी। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, सबसे आसानी गवर्नेंस का काम। पहले क्या होता था, जब कंप्यूटराइजेशन नहीं था, सबको जाना कहाँ पड़ता था, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में फॉर्म आया करते थे, वहाँ पर भरते थे, फिर वहीं जमा करते थे। फिर वो पहुँचे और पहुँचने में लेट हो गया तो फॉर्म कैंसिल। फिर क्या आया, ये आपका जो ऑनलाइन सिस्टम पे आया। तो भाई ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है, पहली बात तो अब एग्जामिनेशन वाले ने अपने कंप्यूटर से जोड़ा, नेटवर्क से जोड़ा, अब वो क्या करता है, ऑनलाइन अपने फॉर्म को निकाल देता है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन आता है, क्योंकि वही है ऑनलाइन प्रेजेंस। फिर आपने उसको ओपन किया, पोर्टल को, फॉर्म भरे, आपका फॉर्म चला गया। इसके लिए कोई एफर्ट भी लगे, कुछ भी नहीं लगे, और बहुत सारा चीज़ जो था, जो यूज़ हो रहा था पहले, वो सारा का सारा चीज़ धीरे धीरे कम हो गया। पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं आज बंद हो गई, बंद हुई ना। पहले पोस्ट ऑफिस के कितने कर्मचारी थे भारत में, अननेसेसरी रिसोर्स वेस्टेज था कि नहीं, उस समय के लिए नहीं था, पर आज के डेट में होता। समझ रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं कि धीरे धीरे ही सही हम प्रशासन को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो थर्ड क्या है, ऑनलाइन प्रेजेंस। चलो, अब ऑनलाइन प्रेजेंस भी हो गया, अब चौथा क्या है बताइए। हाँ, फोर्थ स्टेज क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब जवाबदेहिता, वही है एक प्रकार से। नहीं, ग्रीवांस रिड्रेसल जरूरी नहीं है, उसको और भी तरीका। ऑनलाइन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब आप सरकार की सेवाएं लेनी है तो सब ले नहीं रहे हो, अब वहाँ कई समस्याएं हैं आपको। कोई फॉर्म में कुछ चीज़ें आया, मेल फीमेल में से क्या डालना है समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने मेल को W से डिनोट कर दिया है और फीमेल को F से कर दिया है। अब MW उल्टा हो गया है, ठीक है ना। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ W और F में क्या सेलेक्ट करूँ। तब उसके लिए आप बस वहीं पर लिख दे, एक चैट पोर्टल बना दे, बॉट बना दे कि ये पर्टिकुलरली ऐसा दिख रहा है, भी क्या करें। तो जब तक ऑनलाइन इंटरेक्शन नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जिसमें आप ऑनलाइन चीज़ों को देख तो रहे हैं पर इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो या तो हम फुल फैसिलिटी उपलब्ध कराएं, हम लोग से ऑनलाइन कोर्स परचेस करना होता है तो वहाँ पर पहले हम चैट बॉट खुलता है, वहाँ पर आता है हेलो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर कोचिंग, वेलकम टू बिलासपुर IAS अकेडमी, है ना, आएगा प्लीज़ लीव योर मैसेज, तो वो मैसेज डालेगा कि वांट टू परचेस दिस पर्टिकुलर कोर्स। फिर बॉट रुक जाता, फिर हम लोग बॉट बन जाते हैं, फिर हम रिप्लाई कर रहे होते हैं हाँ बताइए, ये वाले नंबर पे कॉल करिए या अपना नंबर दीजिए, हम कॉल अरेंज करते हैं, जिससे क्या होगा कि हम उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो उसी तरीके से फोर्थ थिंग क्या होगा, जब तक ये नहीं होगा ऑनलाइन इंटरेक्शन तब तक समस्याएं होंगी। तो सरकार अभी तो कई जगह पे ऑनलाइन अपनी सुविधाएं बनाती है, फ़ोन कॉल लिस्ट में देते हैं, पर एक समय में क्या होगा चैटबॉट बनाया जाएगा। अब दूसरी बात, इसी का ना कई तरीका निकाला गया, इसी का एक तरीका को बोलते हैं सिटीजन चार्टर। सरकार जो भी चीज़ें डालती है उसको ऑनलाइन डाल देती है और उसका FAQ बना देती है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। और आप जो क्वेश्चन पूछने वाले होते हो आप बस क्लिक करोगे तो FAQ में खुल जाता है कि ये प्रश्न आपका है, देख लीजिए। सरकार भी हंस रही है, हाँ 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 हमें पता था यही पूछेगा, ठीक है हाँ आप डाला करो, नहीं मेरा डिफिकल्ट वाला है, उसी को उल्टा तरीके से पूछ लो। पर मेजॉरिटी चीज़ें वहाँ रहती है FAQ को। जब आप FAQ पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो ऐसा सोच रहा था, ठीक है ना। तो FAQ में सब कुछ रहता है, उसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर एक प्रकार से।
तो क्या होगा, ये 4 चीज़ें जब करेंगे तो कोई भी सिस्टम जो है वो ई गवर्नेंस पे बदल जाएगा। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के 4 चरण होते हैं। पहला चरण है कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटराइजेशन, जहाँ पर हम उस व्यवस्था को पूरा कंप्यूटर के माध्यम से या उसमें जोड़ते हैं। दूसरा क्या होता है, उसका ऑनलाइन प्रेजेंस करते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस होने के बाद फिर थर्ड क्या होता है उसमें, सेकंड होता है नेटवर्किंग, थर्ड क्या होता है ऑनलाइन प्रेजेंस, और फोर्थ होता है इंटरेक्शन। ठीक है, अब जैसे कि अब देखो इसको सबको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। अब एजुकेशन के सिस्टम को देखो हमने क्या किया, पहले कंप्यूटरीकृत किया गया, कंप्यूटराइजेशन किया गया। मतलब अभी विभाग के सभी लोगों को पता है कि हमारा जो चीज़ें हैं, तो उनको वो सिर्फ उस चीज़ को वो लोग देख पाएंगे, हम नहीं देख पा रहे होंगे। गवर्नमेंट के जो लोग होंगे, एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए वो एजुकेशन का एक पोर्टल होगा कि वहाँ पर ये शिक्षा के, ट्रेनिंग के, या बच्चों को ये पढ़ाना है, वो सब चीज़ उनको दिख रहा होगा और वो अपने स्कूल में जाके पढ़ाएंगे। अभी स्कूल क्या नहीं हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है, केवल स्कूल में क्या पढ़ाना है वो सब चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया, जो शिक्षक ही देख पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जब कंप्यूटराइजेशन का स्टेज होगा तो केवल डिपार्टमेंट के लोग इसको देख पा रहे हैं। फिर उसको क्या किया गया, नेटवर्किंग से जोड़ दिया गया। मतलब उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी हैं, जितने भी स्कूल है, सब अब ये स्कूल वाले देख पा रहे हैं, वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर, सब कुछ। फिर आपने क्या किया, थर्ड स्टेज में उसका ऑनलाइन प्रेजेंस कर दिया। अब वहाँ पर जो बच्चे हैं वो उसको देख पा रहे हैं। तो ये स्टेज होता है, ये गवर्नमेंट स्टेज होता है पहला वाला, डिपार्टमेंटल स्टेज। ये होता है डिपार्टमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन स्टेज, ये होता है डिपार्टमेंट टू पब्लिक स्टेज। ठीक है ना। और उसके बाद फिर ऑनलाइन इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल, समस्याओं का जो भी निराकरण है उसके लिए किया जाता है। तो इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज डेवलप करने से एक व्यवस्था बनेगी जिसको बोलेंगे ई गवर्नेंस। अब ये लाने से क्या फ़ायदा होगा, व्हाट इज़ द, ठीक है ना। इसमें एक और एक ये तो हो गया, मैंने आपको 4 वे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताया। एक अलग से और भी दिया गया है यूनाइटेड नेशन का, उसको भी लिख लीजिए। यूनाइटेड नेशन 5 स्टेज इवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, 5 स्टेज इवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के 5 चरण का मॉडल, चीज़ें वही बोल रहा है वो जो मैंने बोला है, बस उसने शब्द अलग अलग दिया है। पहला, उसमें पहला है इमर्जिंग। इमर्जिंग मतलब उसको बना रहे हैं, इमर्ज करना मतलब सरकार क्या कर रही है, अपने जितने भी वेबसाइट्स बनाए, जितने भी विभाग है सभी विभाग का वेबसाइट बनाया जाए। लिख लीजिए, विभागीय वेबसाइट तैयार करना। इसके अंदर क्या क्या आएगा, वेब पेज, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट, सरकार का विभाग का वेबसाइट बनाना, उनका वेब पेज बनाना। ठीक है ना। और उसमें खासकर क्या होगा, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर लोगों से सीधा जुड़ाव नहीं होगा पर कुछ जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, कुछ जानकारियों को उपलब्ध कराना। तो पहले इमर्जिंग के बाद सेकंड आता है एनहांस्ड। एनहांस मतलब और उसको वृद्धि करना उसमें। तो वृद्धि करेंगे कैसे, कि लोगों तक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द पीपल। कैसे इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कुछ लिंक दे देंगे, फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वहाँ पर क्या अपलोड कर दिया जाएगा, कुछ फॉर्म दे देंगे, कुछ PDF डाउनलोड करने के लिए दे देंगे कि आप इसको उठा के पढ़ सकते हैं। जैसे टेंडर वेंडर का नोटिस वहाँ निकाल के डाल देते हैं कि आप डाउनलोड करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, पर ऑनलाइन टेंडर फाइल नहीं कर सकते हो, बस आप वहाँ पर फॉर्म डाल दिया गया, उसको उठा के आप पढ़ सकते हो। फिर थर्ड, इंटरेक्टिव। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, अपनी तरफ से किसी भी एक व्यक्ति को बैठा दिया, चीज़ों को रख दिया जो डायरेक्टली लोगों की बातों को सुनेगा और सुनने के बाद उनको जवाब देगा, उसको बोलेंगे इंटरेक्टिव। फिर होता है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में क्या होगा कि सरकार और लोगों के बीच आपस में किसी चीज़ का आदान प्रदान होगा, और खासकर क्या, सेवा, और इधर से क्या जाएगा, पैसा। ट्रांजैक्शन वही होता है कि हम अपना पैसा वहाँ पर गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर सकते हैं और गवर्नमेंट हमको सर्विस दे देगा, ट्रांजैक्शनल बोलते हैं इसको। और लास्ट में इसने बोला है कनेक्टेड मतलब होता है कि एक कोई उनका बैकअप ऑफिस है, मतलब केवल ऑनलाइन नहीं है, एक ऑफिस भी है। अगर ऑनलाइन सिस्टम कभी काम ना करे तो आप उस ऑफिस में जाके उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना, बैकअप ऑफिस, एक आपका पहले से ऑफिस तैयार किया गया है जहाँ पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो है कुछ नहीं, चीज़ें वही हैं, समझ आ रहे हैं, है तो चीज़ें वही। आप
एग्जाम में स्पेसिफिकली नहीं लिखा रहेगा ना, क्या बोलते हैं यूएन करके, यूनाइटेड नेशन, तो ये लिख कर आना, क्योंकि ये जो दिया हुआ ओरिजिनल है वर्ल्ड बैंक का वो ये है, ये 4 स्टेज, ठीक है ना। स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन आ सकता है, या तो एक को समझा देना और दूसरा साइड में बना देना, अदर मॉडल विच रिलेट टू द, तो उसमें 5 वर्ड को लिख दिया बस, एक को आप फ्लो चार्ट में बना देना और एक को लिख देना पूरा, समझ आ गया। तो ये क्या था, स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ई गवर्नेंस। अच्छा, अब ई गवर्नेंस के अंतर्गत एक और चीज को पूछेगा, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन अंडर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शन, जिसमें लोग किस तरीके से मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन ई गवर्नेंस में क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, कि कैसे आपस में वहां पर जुड़ाव हो रहा है। तो इसके भी अलग अलग आधार हैं। एक होता है पहला G2G, पहला होगा G2G, G2G, 2 भी लिख लेना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो ये हो सकता है एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार से, राज्य सरकार केंद्र सरकार से, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक तो ये हो सकता है कनेक्शन। सेकंड इंटरेक्शन क्या हो सकता है, गवर्नमेंट टू G2C, लोक प्रशासन में C स्टैंड फॉर सिटीजन, G2C। लोक प्रशासन में इसमें कंज्यूमर वर्ड यूज नहीं करेंगे, मैनेजमेंट में हम इसमें कंज्यूमर वर्ड यूज करते हैं। इन सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी यूज द वर्ड सिटीजन। ये CGPSC प्री का क्वेश्चन था इसके पहले वाले में। लोक प्रशासन में सिटीजन, और अगर बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो कंज्यूमर, ठीक है ना। तो सरकार की जन से पहुंच, इसके लिए इसको हम यूज कर सकते हैं ई गवर्नेंस का। थर्ड क्या होगा, G2E, ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, तो सरकारी जो कर्मचारी हैं, G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। और एक हो सकता है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। एक डायग्राम, अगर ऐसा क्वेश्चन आता ना कि राइट अबाउट गुड गवर्नेंस, ऐसा कुछ क्वेश्चन या ई गवर्नेंस, तो वहां पर इस डायग्राम को ऐसे मत बनाना, इसको ऐसे बना देना। मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, तो ये अच्छा भी लगेगा, G2B G2C से लिख देना, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो चारों को लिखा है उसको इस तरह के एक डायग्राम पे यूज़ कर लेना, आपका स्पेस मैनेज करके देगा और चीज़ों को समझेगा। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 तरह का यहाँ पर क्या होगा, अंतःक्रिया होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। 4 प्रकार के अंतःक्रिया देखने को मिलेंगे किसके अंदर, ई गवर्नेंस मॉडल के अंतर्गत। चलिए, तो ये तो हो गया कि ई गवर्नेंस था कि होता क्या है, उसका इवोल्यूशन कैसा है, और उसके बाद उसमें टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है। इसमें कुछ नहीं, स्पेसिफिक एग्जांपल देना। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो फॉर एग्जांपल होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच आपस में जो भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ई गवर्नेंस के माध्यम से हो सकता है। फॉर एग्जांपल टेली कॉन्फ्रेंसिंग या कॉन्फ्रेंस मीटिंग बिटवीन द गवर्नमेंट हेड्स, नीति आयोग की मीटिंग में ऐसा हुआ कोविड के समय में, तो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है ना। G2C, सिटीजन टू गवर्नमेंट, आप डायरेक्टली बताना है एज अ स्टूडेंट आप जो यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म, G2C का एग्जाम्पल है ना, क्लियर हो रहा है। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर देखोगे तो सब, हाँ NEP ड्राफ्ट डाल सकते हो, एग्रीकल्चर का ई-नेम डाल सकते हो। क्या है, सरकार एक रेट फिक्स कर रही है, आपको पता चल रहा है, उस रेट पे आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो। जितना भी ऑनलाइन काम हुआ है सब डाल सकते हो, जिसमें आप जुड़े हो डायरेक्टली। भारत QR कोड जो स्कैन कर रहे हो, UPI सरकार ने आपको दे दिया एक सेवा, G2C है, गवर्नमेंट से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो, गवर्नमेंट ने आपको एक दे दिया है, उसमें आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, देख रहे हो, गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को दे दी है आप तक, ठीक है। तो जैसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों से कनेक्टेड है, सरकार सरकार से कनेक्टेड है, सरकार अपने एम्प्लॉय से कनेक्टेड है, और सरकार बिजनेस से कनेक्टेड है। तो ये 4 प्रकार के उसमें इंटरेक्शन है। नाउ एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का लाभ। एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, नंबर 1, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायिता,
हाँ, और रिस्पॉन्सिबलनेस, सिस्टमेटिक तो बहुत देर में आएगा, गुड गवर्नेंस बोल रहा है, ठीक है। नहीं, पहले तो इसका सबसे पहली चीज़ क्या है, टाइम बाउंड। हमने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया ही इसलिए है कि हम रियल टाइम में कुछ चीज़ को कर पाए। तो रियल टाइम सर्विस प्रोवाइडिंग, रियल टाइम सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना। रियल टाइम मतलब हो रहा है आपका उसी समय वो क्या कर रहे हैं, सेवा का निष्पादन करना, समयबद्ध या समय पर ही सेवा का निष्पादन करना, जो भी समय है उसी समय पर जो भी सर्विसेज देना वो प्रोवाइड करना, ठीक है ना। फिर ट्रांसपेरेंसी टू द एंटायर गवर्निंग सिस्टम, इट ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनाएगा ये सारे के सारे व्यवस्था को। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद सरकार की पहुंच को ये बहुत दूर दूर तक कर पाता है। इट इंक्रीजेज द रिच ऑफ गवर्नमेंट टू द फार फ्लंग रीजन ऑल्सो, दूरस्थ अंचल तक भी सरकार की पहुंच को सुनिश्चित करने पे उपयोगी। पैसा बचाएगा कि नहीं, ठीक है ना। कॉस्ट इफेक्टिव है, डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इसके होने से क्या होगा, लोगों की जो समस्या है उसका निराकरण भी त्वरित हो पाएगा। फास्टर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, फास्टर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण। इट मेक द सिस्टम अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव, ये पूरी व्यवस्था को क्या बनाता है, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव दोनों ही बनाएगा। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बारे में क्या बोलोगे, जो भी सेवा यहाँ से प्रदान की जाएगी वो अच्छी होगी या काम चला होगी, ज़्यादा अच्छी सुविधा वहाँ पर मिल पाएगी, है ना। तो बेहतर सुविधाओं का लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करना, डिलीवरी ऑफ बेटर सर्विसेज और द क्वालिटी सर्विसेज टू द सिटीजन, डिलीवरी ऑफ क्वालिटी सर्विसेज टू द सिटीजन। हाँ, डिस्क्रिशन, नॉट गेट, एज इन मेरे को एग्जाम्पल दीजिए। डिस्क्रिशन, स्वविवेक, हाँ, नहीं ऐसा डिस्क्रिशन मत बोलो, ये बोल सकते हैं कि एरर को कम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ग्रीवांस रिड्रेसल के अंदर वो आ जाएगा कि एरर जो है, इट मेक द सिस्टम मोर एफिशिएंट और एररलेस, ज़्यादा एररलेस बनाएगा, क्योंकि हर चीज़ एकदम क्या होगा, ऑनलाइन होगा और ईजिली हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन मेक द सिस्टम एररलेस, पर डिस्क्रिशन बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बोल रहे हो, रिस्पॉन्सिबल बोल रहे हो, तो सब चीज़ में तो आ ही गया वो वर्ड। एररलेस बोल सकते हैं, इट मे मेक द सिस्टम एररलेस, पर ऐसा नहीं कि एरर नहीं होगा, एरर तो उसमें भी होगा, है ना। बिना सरनेम के अपलोड कर देंगे नाम, रैंक तो आया ही आया, ठीक है ना। किसको पता चलेगा कि पिताजी कौन है, पिछले बार का है ना पीएससी के रिजल्ट, भूल जाते हो।